सीधे आपके लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर रीवा में उस वक्त एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को एसपी कार्यालय से भागना पड़ा जब प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसना शुरू हो गई। नशीली दवाओं पर बैन लगाने की मांग पर एनएसयूआई कार्यकर्ता एसपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और एसपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तभी मौके पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी और सभी को एसपी दफ्तर से खदेड़ दिया। कुछ देर के लिए एसपी कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता जिले में नशीली दवाओं पर बैन की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे थे और एसपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं के हाथों में नशीली दवाओं की शीशियों से भरे थैले थे, जिन्हें वो साथ में लेकर कार्यालय परिसर में बैठ गए, जिसके बाद सीएसपी ने सभी पर लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। वहीं यूपी के बिजनौर में नौकरानी की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां बदला लेने के लिए मेल धुले हुए बर्तन पर पेशाब छिड़क देती थी, लेकिन जब सीसीटीवी देखा तो घर वालों के होश उड़ गए। घटना बुधवार की है, जब नौकरानी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने एक गिलास में पेशाब किया और धुले हुए बर्तन में छिड़क दिया। नौकरानी जब काम करके चली गई तो घर वालों ने सीसीटीवी चेक किया तो सभी दंग रह गए। शाम को नौकरानी जब काम करने घर पहुंची तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो अपनी गलती मान ली, लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी ये बताने से इनकार कर दिया। बता दें कि नौकरानी पिछले 10 साल से काम कर रही थी। घर वाले उस पर भरोसा करते थे, लेकिन घर वालों को शक तब हुआ जब कई बार नौकरानी रसोई में कपड़े खोलती हुई पकड़ी गई। हालांकि तलाशी लेने पर जब कुछ नहीं मिला तो घर वालों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब यही घटना बार बार हुई तो घर वालों का शक गहरा हो गया और फिर सीसीटीवी में चेक किया तो पता चला कि नौकरानी उन्हें पेशाब वाले बर्तन में खाना खिलाती है। यूपी के रामपुर में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पूर्व इमाम को पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम रईस अहमद है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब एक युवती का मस्जिद के इमाम पर आरोप लगाते हुए वीडियो सामने आया। मैंने भगवान शिव का टैटू बना लिया था, इसलिए मुझे सजा दी गई कि इसका रेप करो। मेरे साथ गैंग रेप किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रईस अहमद को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जो दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और मोबाइल फोन आदि बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि छांगुर बाबा हिंदू युवतियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाता था। अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां एक पति की शराब पीने की आदत से तंग आकर उसी के पत्नी ने सोते समय गला घोंटकर पति की हत्या कर दी। शुरू में पत्नी ने कत्ल की बात छिपाने की कोशिश की। अच्छा, ये आपके पति की आज मृत्यु है, कैसे मृत्यु हुई, क्या मामला है? हमको कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब मृतक के पिता लल्लू शुक्ला ने बहू निशा शुक्ला समेत अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी और जब पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करने में देर नहीं लगाई। बता दें कि हत्या को अंजाम जन्माष्टमी की रात दिया गया। जब अगली सुबह मृतक की पत्नी से शिवम के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहते हुए बात को छिपाने की कोशिश की कि पति सो रहा है, लेकिन जब संदेह होने पर मृतक के चाचा मलखान घर के भीतर गए तो शिवम का शव जमीन पर पड़ा था। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और इन्हीं विवादों के चलते निशा ने ये कदम उठाया। अब आपको लिए चलते हैं ओडिशा, जहां पर देवगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी बेटे ने नशे में धुत होकर पिता की ही हत्या कर दी है और शव को एक गड्ढे में छिपा दिया। वारदात का खुलासा तब हुआ जब 2 दिन बाद परिवार के लोग घर लौटे।
पहले तो आरोपी ने पिता के दूसरे गांव जाने की बात कही, लेकिन जब मृतक के वापस न लौटने पर तलाश शुरू हुई। खोजबीन में मृतक का शव घर के पास एक गड्ढे में बरामद हुआ। दरअसल देवगढ़ जिले के जम्बूनाली गांव में 2 दिन पहले जब आरोपी नशे की हालत में घर पहुंचा तो उसकी पिता से किसी बात को लेकर बहस हुई और उसने कुल्हाड़ी से पिता पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और शव को घर के पास एक गड्ढे में पत्तों से ढक दिया। वहीं पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका से ये बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के कैली में एयरबस पर एक बड़ा हमला हो गया है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। कैली में एयरबस पर जो हमला हुआ है ये बताया जा रहा है कि वो ट्रक बम था। कोलंबिया में बम विस्फोटों और राजनीतिक हत्याओं के बीच हुआ वायुसेना के अड्डे पर यह बड़ा हमला है। तो देखिए, वायुसेना के अड्डे पर यह बड़ा हमला हुआ है। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में यह हमला हुआ और इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई है। 13 तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा 3 तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो ठीक इस घटना के बाद दिखाई दे रही हैं और इस घटना में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। धमाका इतना भीषण था कि अब भी लोग यहाँ पर इस इलाके में जो है वो दहशत फैल गई है। 13 लोगों की मौत हो गई है। कैली में ये एयरबस पर जो हमला हुआ है ये बताया जा रहा है कि ये ट्रक बम था और कोलंबिया में बम विस्फोटों और राजनीतिक हत्याओं के बीच वायुसेना के इलाके में ये बड़ा हादसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट आज उस आदेश पर फैसला सुनाएगा जिसमें दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था। 14 अगस्त को 3 जजों की स्पेशल बेंच ने सुनवाई पूरी कर दी है और फैसला सुरक्षित रख दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ आज इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगी। इस पीठ ने पिछले सप्ताह दिल्ली और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने सुनवाई की थी। इससे पहले जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की 2 सदस्यीय पीठ ने आवारा कुत्तों के मसले पर फैसला देते हुए दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर होम में रखे जाने का निर्देश दिया था। आवारा कुत्तों के आतंक और कुत्तों के काटने से रैबिज होने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने दिल्ली की एनडीएमसी और एमसीडी समेत नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के निकायों को सड़कों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह से मुक्त करने का निर्देश दिया था। कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने कड़ी चेतावनी दी थी कि आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले किसी भी संगठन या समूह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में डॉग लवर्स ने आदेश का व्यापक विरोध किया और कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने की अपील की। वहीं दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए आवाज उठाने वाले लोग अब हिंसक होते जा रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 16 में डॉग लवर्स ने एमसीडी की टीम पर हमला कर दिया। कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के लिए ले जा रही एमसीडी की गाड़ी में डॉग लवर्स ने तोड़फोड़ कर दी है। आवारा कुत्तों के प्रेमियों ने अपनी आवाज उठाने के लिए एमसीडी कर्मचारियों को टारगेट किया है। तोड़ दो, एक जरा सा भी ये गाड़ी चलने ना पाए। अब पीछे से महिलाएं पुरुषों को उकसा रही थी और वो गाड़ी को तोड़ते जा रहे थे। सड़क पर एमसीडी की गाड़ी को घेरकर खड़े डॉग लवर्स ने हथौड़ा और लाठी के साथ गाड़ियां तोड़ी। कुछ लोग आवारा कुत्तों को ले जा रही गाड़ी की हवा भी निकालते दिखे। एक शख्स तो इतना आग बबूला हो गया कि उसने गालियों की बौछार करते हुए बड़ी बड़ी धमकियां दी। एमसीडी के कर्मचारियों को डरा धमकाकर इन लोगों ने आवारा कुत्तों को छुड़वा लिया। तो
तो अब तक सिर्फ प्रदर्शन और नारेबाजी तक सीमित रहने वाले डॉग लवर्स अब सड़कों पर हिंसा करने पर उतारू हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो एमसीडी के कर्मचारियों को मारने की भी कोशिश की है। गुस्से से तमतमाए लोग एमसीडी कर्मचारियों को गाड़ी से इसलिए निकाल रहे थे ताकि वो उन्हें मार सके। आम लोगों की शिकायत पर पहुंचे एमसीडी के कर्मचारी डॉग लवर्स से किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। मारो नहीं, पकड़ के मारो नहीं। अरे हमें मारने से क्या होगा, हमारी गलती से अब तक प्रदर्शन और नारेबाजी तक सीमित रहने वाले डॉग लवर्स हिंसा की आड़ में उदाहरण सेट करने की बात कर रहे थे। ये गाड़ी चलने ना पाए अब। इससे पहले ऐसे ही एक डॉग लवर ने एमसीडी की गाड़ी का गेट खोलकर नसबंदी के लिए ले जा रहे कुत्ते को छुड़वा लिया। वहीं यूपी में सहारनपुर में गूगल मैप पर भरोसा करना कार सवारों के लिए खतरनाक साबित हो गया है। यहां गूगल मैप के बताए रास्ते पर जा रहे कार सवार हादसे का शिकार हो गए। कार सवार गूगल मैप पर रास्ता फॉलो कर रहे थे, तभी अचानक तालाब आ गया और कार तालाब में पहुंच गए। गनीमत रही कि मौके पर वहां लोग मौजूद थे, जिन्होंने आनन फानन पानी में डूब रहे कार सवारों की जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्थानीय लोगों ने कार को रस्सी से ट्रैक्टर में बांधकर बाहर निकाल लिया। बता दें, मेरठ से सहारनपुर में अंबाला मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 4 दोस्तों ने गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन क्या पता था गूगल मैप ही गलती कर बैठेगा और चारों को तालाब में पहुंचा दिया। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब खबर पीलीभीत से, जहां हिंदू संगठन का धरना हंगामे में तब्दील हो गया है। शहर में जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया है, तब जाकर हालात सामान्य हो गए। पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो रही है। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि ये धरना जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि इस धरने की वजह से टनकपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। इस जाम का असर ये हुआ कि एक ई रिक्शा पलट गया और इस हादसे में 4 लोगों को चोटें आईं। अब इस पूरे बवाल की वजह भी जान लीजिए। शहर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नगर पालिका की नजूल की जमीन पर मंदिर निर्माण करा रहे थे, जिसे प्रशासन ने अवैध करार देकर रोक दिया और इसी के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा था। जब हाईवे जाम के दौरान ई रिक्शा पलटा और लोगों को चोटें आईं, तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए धरने को खत्म करवाया और जाम खुलवा दिया। इस दौरान पुलिस के हिंदू कार्यकर्ताओं से तीखी बहस भी हुई। यूपी के झांसी में एक महिला ने खुदकुशी के इरादे से नदी में छलांग लगा दी। हालांकि यूपी पुलिस ने एक सिपाही ने उस महिला की जान बचा ली है। महिला जैसे ही सुखनई नदी में कूदी, वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौजूद लोगों में से किसी ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद वहां पहुंचे सिपाही धीरेन्द्र सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद गए और डूब रही महिला को बचा लिया। सिपाही धीरेन्द्र सिंह महिला को लेकर खुद अस्पताल पहुंचे और वहां उसे भर्ती कराया, जहां उसका इलाज हो रहा है। अस्पताल के बेड पर लेटी ये महिला सुधा राय है, जो लगातार रो रही है। दरअसल 35 साल की सुधा राय की अजब कहानी है। उसकी दोस्ती 17 साल की एक लड़की से हो गई थी और दोनों कुछ महीने दिल्ली में साथ रही और पिछले 6 महीने से झांसी के मऊ रानीपुर में किराए पर रह रही थी। लड़की के घर वालों को जब इसकी जानकारी लगी तो वो आए और लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगे। अपनी सहेली को जाने से रोकने के लिए सुधा राय ने नदी में छलांग लगा दी। हालांकि यूपी पुलिस का सिपाही देवदूत बनकर आया और उसने उसे बचा लिया। ग्रेटर नोएडा में मीट कर्मचारी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से एक आरोपी घायल हो गया है। जैसे ही गोली लगी, आरोपी ने हथियार डाल दिए और पुलिस से जान की भीख मांगने लगा। इसके साथ इसका एक और साथी, जो इसे गोली लगने के बाद फरार हो गया, पुलिस ने बाद में उसे भी पकड़ लिया। बता दें कि इन हमलावरों ने खुर्शीद आलम नाम के मीट कर्मचारी की
चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन जब पुलिस को इनकी खबर मिली तो पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंची। इन्होंने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से विक्की नाम का आरोपी घायल हो गया। वहीं दूसरे आरोपी अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे भी पकड़ लिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जिस हथियार से कत्ल किया गया वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं इनका एक और साथी संजू पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं दिल्ली के उद्योग नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेंट फैक्ट्री में माफ कीजिएगा आग लग गई। अफरा तफरी के बीच दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में पहुंची। दरअसल शाम के वक्त अचानक फैक्ट्री से धुआं आने लगा। धुएं में लगा कि किसी ने कुछ जला दिया है, लेकिन जब आसमान पर धुएं का गुबार छाने लगा तो आसपास के लोगों की टेंशन बढ़ गई। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी गई, लेकिन जब तक दमकल की टीम पहुंची फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी फैक्ट्री में कोई था नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने में दमकल की 6 गाड़ियों को कई घंटे लग गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे, जो 2025 में प्रधानमंत्री छठा बिहार दौरा होने वाला है और पीएम छठे दौरे में 2 जिलों की यात्रा भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले गया जी में होगा और जहां वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री बेगूसराय के लिए रवाना होने वाले हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। मुठभेड़ के बाद बदमाश ईशांत गिरफ्तार हो चुका है। फरीदाबाद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी और जो फायरिंग करने वाला आरोपी है इस समय फरीदाबाद से गिरफ्तार हो चुका है। देखिए तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कुछ ही दिनों पहले जिस तरह से एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी उसके बाद फरीदाबाद से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी इस समय दिख रहे हैं। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी थे, लेकिन इस समय फरीदाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो गई है। देखिए हर समय सुर्खियों में रहने वाले एल्विश यादव, इनके घर पर फायरिंग हो गई थी। लगातार 2 बदमाश थे, 2 आरोपी थे, लगातार फायरिंग कर रहे थे। गोलियां खत्म होने के बाद फिर से पिस्टल को फुल करके फिर से फायरिंग करते रहे लगातार। 2 आरोपी तस्वीरों में दिख रहे हैं, लेकिन इस समय की एक बड़ी घटना है, बड़ी खबर है, जहां पर मुठभेड़ के बाद बदमाश ईशांत गिरफ्तार हो चुका है। संवाददाता सुशील इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या अपडेट, बड़ी जानकारी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग को लेकर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के बीच रात में एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक आरोपी जिसका नाम है ईशांत उर्फ ईशू गांधी, इसको फिलहाल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में फायरिंग में गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि सीधे तौर पर जब पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने भी इसके ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। और उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ईशांत उर्फ ईशू गांधी को गिरफ्तार कर लिया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ईशू गांधी के साथ उस दिन और 2 लोग कौन थे, किसने हथियारों की सफाई की और कहां से इनका कनेक्शन है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब जो गुरुग्राम पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, ये दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन में पूछताछ की जाएगी और उसके बाद तमाम जो चीजें होंगी वो साझा की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। तो आपने देखा कि एल्विश के घर पर जो फायरिंग कर रहा था उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के खबर को लेकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे, जो 2025 में प्रधानमंत्री छठा बिहार दौरा होने वाला है और पीएम छठे दौरे में 2 जिलों की यात्रा करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले गया में होगा, फिर वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री बेगूसराय के लिए रवाना होंगे। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिहार वासियों को 13,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। क्या क्या है वो परियोजनाएं, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। तो देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की सौगात है। परियोजना क्या है वो देख लीजिए। ऑटो सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं, जो तकरीबन 1,870 करोड़ रुपए की ये योजना है। NH-31 के बख्तियारपुर मोकामा सेक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। 1900 करोड़ रुपए की ये योजना बताई जा रही है। वहीं पर बक्सर थर्मल पावर प्लांट का भी उद्घाटन होने वाला है। 6,880 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। और उसके बाद होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन होने वाला है। 385 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट। नमामि गंगे के तहत मुंगेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। 520 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। साथ ही में 8 शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1,260 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब देखिए, बिहार को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात मिलने वाली है। 2 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। गयाजी में दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वैशाली कोडरमा बुद्ध सर्किट ट्रेन है, उसका भी उद्घाटन होगा। और उसके अलावा जो है बिहार में PM आवास योजना का तोहफा मिलने वाला है। 12,000 ग्रामीण लाभार्थी होने वाले हैं और 4,260 शहरी लाभार्थी को ये तोहफा मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज NH-31 पर बने ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। 1,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है ये पुल। पटना के मोकामा और बेगूसराय को ये पुल जोड़ने वाला है। बिहार की कनेक्टिविटी को नई पहचान दिलाने वाला ओंटा सिमरिया महासेतु राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। नया बना ये पुल पुराने और जर्जर 2 लेन रेल सड़क राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। राजेंद्र सेतु की खराब स्थिति की वजह से भारी वाहनों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। अब नए ओंटा सिमरिया पुल के उद्घाटन के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच चलने वाले भारी वाहनों की यात्रा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे उन क्षेत्रों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी, जो इन डायवर्जन की वजह से उत्पन्न होती थी। ये पुल आसपास के क्षेत्रों, खासकर उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, जो कच्चे माल के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर रहते हैं। 2017 में मोकामा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी, जो अब बनकर तैयार है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। गयाजी में JDU का पिंडदान करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री। लालू यादव कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री। दो 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठे बिहार दौरे से पहले विपक्ष हमलावर है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से पिछले 11 सालों के हिसाब देने की बात कह दी है। तो बिहार में ही मौजूद राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। यूं तो बिहार में अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन बिहार की फिजाओं में चुनाव की गर्माहट आ चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर निशाना साधा है और कहा कि बिहार को खटारा सरकार नहीं चाहिए। आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना है लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल
पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए, बैंड बन जाता कि नहीं बन जाता। तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर नकलची होने के आरोप लगाए। अब आप तय कीजिए, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? आवाज नहीं आ रहा। जो हमने कहा वही ये सरकार कर रही है, ये नकलची सरकार है। कुछ न कुछ। मुंगेर के हिंजापुर में तेज बारिश के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। संभव है कि बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री एसआईआर पर भी बात करेंगे और साथ ही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने वाले हैं। वहीं मुंगेर में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने मुंगेर में एक ऐसा नारा लगा दिया है जिस पर अब नया विवाद खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी अभी तक तो चुनाव आयोग और बीजेपी को ही घेरते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे वोट चोर कह दिया। और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। इससे पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर वाले नारे भी लगाए थे, जिस पर विवाद हुआ था और मामला अदालत तक जा पहुंचा था। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा जो दौरा है वो कैसे रहेगा, हम आपको बता देते हैं। बिहार दौरे के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे। पीएम मोदी की फ्लाइट पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पर 4 बजे लैंड करने वाली है, जहां पर प्रधानमंत्री करीब 5200 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण करने वाले हैं। साथ ही में प्रधानमंत्री लगभग 13 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और वे 3 नई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। इसमें जेसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मार्ग शामिल है। इसके अलावा सिलायदह एस्प्लेनेड और बेलाघाट हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवाओं की भी शुरुआत होनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर भी नवनिर्मित सबवे का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखने वाले हैं। साथ ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता मेट्रो की उन 3 नई परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने का फैसला लिया है, जिनका प्रधानमंत्री अनावरण करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल को रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और ये आदेश 27 अगस्त को लागू होने वाली है। इस मुलाकात ने भारत रूस के रिश्तों को और मजबूत करने का संदेश दिया और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन से मुलाकात के दौरान भारत रूस संबंधों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में एक बताया। I am very confident that our exchange of views would be very fruitful, would be very productive, and would certainly contribute to making the annual summit as outcome oriented. विदेश मंत्री ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ये भी खुलासा कर दिया कि आखिर रूस से सबसे ज्यादा व्यापार भारत नहीं बल्कि दूसरे देश कर रहे हैं। Not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. इससे 2 हफ्ते पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की थी। ये दोनों मुलाकातें पुतिन के भारत दौरे से पहले हुई। इस बीच ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर में भारत को
रूस के अलावा चीन का भी खुलकर समर्थन मिल गया है। The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and is even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India. वहीं मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कई दिनों से नशे के कारोबार में लिप्त इस रैकेट की तलाश में थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। आरोपी देश में बैन नशीले कफ सिरप की तस्करी कर रहे थे। दूसरे राज्यों में भी इनका नेटवर्क जुड़ा हुआ था। साथ ही आरोपी चोरी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया करते थे। दरअसल सतना पुलिस इन दिनों अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। नशा तस्करी से लेकर लूट करने वाले इस गैंग का अभी एक सदस्य फरार है, जिसकी तलाश भी जारी है।